थर्ड पार्ट में बोला गया है कि हमारे पास वही हॉलो शेल है और उसकी अंदर वाली सरफेस पर इस बार +2q चार्ज को रख दिया गया है, ठीक है ना, और q चार्ज को सेंटर पे प्लेस किया गया है। अब हमें बताना है कि इसकी इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो हम देख चुके थे कि अगर आप इस तरह से हॉलो शेल के अंदर किसी चार्ज q को रखते हो या किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज प्लेस करते हो तो वो चार्ज क्या करता है, अपने इक्वल और ऑपोजिट नेचर के चार्ज को इनर सरफेस पे तो क्या करना चाहता है, इंड्यूस करना चाहता है, जिसकी वजह से अगर हमारा कंडक्टर न्यूट्रल है तो आउटर सरफेस पे उतना ही सेम चार्ज हमें बाहर दिख जाता है। तो इस केस के अंदर सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है वो रखा गया है +q, और ये मानना है हमें कि इनर सरफेस पे पहले से चार्ज दिया हुआ है +2q। तो आपको बताना है कि इनर सरफेस पे फाइनली कितना चार्ज होगा, इंडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा वो हमें देखना पड़ेगा, और फाइनली आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा। अगर किसी ने आंसर निकाला है तो बताओ जल्दी से। तो एक आंसर आया है q और -3q, -q और -3q, तो सही बात है। यहाँ +q है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होना चाहिए, -q होना चाहिए। अब इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज +2q था तो वो अभी भी क्या होना चाहिए, +2q होना चाहिए, इसलिए बाहर कितना होगा, 3q। तो ये हो गया उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, सिंपल था एकदम प्रॉब्लम। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर दिया हुआ है, सभी लोग ट्राई कर लो जल्दी से, अगर कर लिया है तो आंसर लिख दो। तो क्वेश्चन है कि एक वही हमारे पास न्यूट्रल कंडक्टर है और उसमें एक कैविटी बनाई गई है इरेगुलर शेप की, जिसके अंदर एक चार्ज +q को रखा गया है और बाहर एक पॉइंट है P। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बताना है ड्यू टू इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज एट द इनर सरफेस ऑफ कैविटी, ठीक है ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है और यहाँ पे एक पॉइंट P। इस कंडक्टर के सेंटर के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारी इरेगुलर शेप की कैविटी है जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। इस चार्ज के रिस्पेक्ट में कंडक्टर के सेंटर का पोजीशन वेक्टर है Y वेक्टर, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर P पॉइंट पे क्या होगा ड्यू टू नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि हमें एक चीज तो पता है कि कैविटी की इनर सरफेस के ऊपर, यहाँ हर जगह पे मेटल है, कैविटी की इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव Q चार्ज इंड्यूस हो गया होगा और ऑब्वियसली वो इरेगुलर होगा क्योंकि इरेगुलर शेप है। हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितनी होगी वेक्टर फॉर्म में। बताओ जल्दी से क्या आएगा। यहाँ पे कंडक्टर के सेंटर का पोजीशन वेक्टर चार्ज के रिस्पेक्ट में हमें दिया गया है y, और पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कंडक्टर के सेंटर के रिस्पेक्ट में दिया गया है r। तो यहाँ पे हम जो मेथड यूज कर रहे हैं या जो हम ट्रिक यूज कर रहे हैं वो ये है कि इस कंडक्टर के कैविटी के अंदर जितना चार्ज है उन सभी की वजह से बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि बाहर जितना भी चार्ज है उसकी वजह से इस कैविटी में नेट फील्ड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने यही पढ़ा था, अंदर के चार्जेस का नेट फील्ड बाहर 0 होता है और बाहर के चार्जेस का नेट फील्ड अंदर 0 होता है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q, ये जो यहाँ पे Q रखा हुआ है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर समेशन अगर हम इनका करें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q जो कि इंड्यूस हुआ होगा, ये जो पॉइंट P पे हो ये क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अंदर वाले पॉइंट्स है और अंदर वाले पॉइंट्स बाहर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाते हैं। इसकी वजह से मैं लिख सकता हूं, आप जानते हो अगर मैं यहां से एक वेक्टर डिफाइन कर दूं Z वेक्टर, तो मैं लिख सकता हूं कि अगर आप ट्राइंगल लॉ से देखो टेल टू हेड तो रिजल्टेंट होना चाहिए ये, यानी कि Z वेक्टर बेसिकली है Y वेक्टर प्लस R वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाए तो फॉर्मूला आता है उसका KQ/R² इंटू R कैप। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Z कैप, ठीक है ना, प्लस E ड्यू टू -Q, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 वेक्टर हो जाना चाहिए। यहां से हम बता सकते हैं कि जो नेगेटिवली इंड्यूस्ड चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आ जाएगी -KQ। Z की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, Z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ
आर वेक्टर प्लस वाई वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट है, और इंटू आर वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर प्लस वाई वेक्टर। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ आ रहा है? यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख सकते पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको सब कुछ वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हो जाती है k3/r² इंटू आर कैप, और आर कैप यूनिट वेक्टर हो जाता है नेट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वेक्टर। क्या किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? प्रिंसिपल जो हमने यूज किया वो ये था कि इंटरनल में जितने भी चार्जेस हैं उन सभी की फील्ड का समेशन बाहर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं अंदर के सारे चार्जेस की फील्ड का समेशन बाहर 0 होगा, और बाहर के सारे चार्जेस की फील्ड का समेशन अंदर 0 होगा। उसके बाद बस वेक्टर ट्रायंगल लॉ से हमने रिजल्टेंट वेक्टर से पोजीशन वेक्टर निकाला और नेट फील्ड लिख दी। ठीक है, तो अगली हेडिंग स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग है फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है ना, या सरफेस चार्ज अगर दिया हुआ है किसी कंडक्टर के ऊपर तो उसकी सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। इसे एक और हेडिंग के अंडर पढ़ा जाता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आता क्यों होगा, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको आपने कोई चार्ज दिया है। हमारे पास एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसे हमने कोई चार्ज दे दिया, मान लो सरफेस पे चार्ज डेंसिटी मैं बता देता हूं सिग्मा। तो यहां पे अगर मैं एक छोटा सा रीजन कंसीडर करूं, छोटा सा एरिया ds, तो आप ऐसा देख सकते हो क्योंकि इस पे जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है ना, सिमिलरली इस पूरी सरफेस पे भी जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है। अब ये सारे चार्जेस जो कि इस कंडक्टर के ऊपर दिए हुए हैं वो इस चार्ज को ऑब्वियसली क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये कंडक्टर की सरफेस पे रखा हुआ है तो इस पर नेट फोर्स किसी भी समय पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। पर अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि इस छोटे से रीजन पर ये जो रिमेनिंग चार्जेस हैं वो सभी नेट कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर किसे बोला जाएगा? हम बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है ना, उसी की हमें कैलकुलेशन करनी है। तो एक बार ध्यान से देखना, इसका डेरिवेशन जो है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी कंडक्टर के ऊपर ये छोटा सा एरिया ले रहा हूं ds। अब आपको एक चीज पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट अगर मैं पूछूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट का फॉर्मूला आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, अगर आप उसके बहुत पास पहुंच जाओगे, जैसे ये हमने कंडक्टर लिया है और मैं उसके बहुत पास का एक पॉइंट ले लूं अगर P, तो इस पॉइंट P के लिए ये जो कंडक्टर होगा ये एक इनफाइनाइट प्लेट जैसा ही काम करेगा। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मान लो ये हाथ है, इर्रेगुलर शेप का हाथ है मेरा, अगर मैं इससे काफी दूर हूं तो मुझे हाथ का शेप दिखेगा। लेकिन अगर अपनी आंख को लाके आप एकदम हाथ के पास रख लोगे तो आपको सिर्फ क्या दिखने वाली है? एक बड़ी सी प्लेट जैसी दिखेगी, आप इसका शेप नहीं बता सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इर्रेगुलर शेप का बड़ा सा कंडक्टर भी हमने लिया है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके सरफेस के पास अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं P, तो वहां पर भी नेट फील्ड जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, दूर थोड़ा सा भी हम चले गए कंपेरेबल डिस्टेंस तो फिर ये फील्ड शेप पे डिपेंड कर जाएगी, लेकिन अगर हम बहुत पास आ गए तो कोई भी कंडक्टर कैसा बन सकता है? इनफाइनाइट बन सकता है। तो नेट फील्ड तो क्या आनी चाहिए? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आनी चाहिए। अब ऐसा इमेजिन करो कि ये जो आपका छोटा सा एरिया आपने ds कंसीडर किया है, इसके ऊपर छोटा सा चार्ज भी होगा dq, और इस dq की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू ds, क्योंकि ds हो गया हमारा छोटा सा एरिया और सिग्मा हो गया
चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इसके अंदर मैं बोलूं, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये सारे चार्जेस डीएस वाले एरिया के चार्ज को छोड़ के बचे हुए जितने भी चार्जेस हैं, मान लो कि वो इस डीएस एरिया के जस्ट पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं E1, तो इसके जस्ट बाहर भी वो सब मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे E1। ये हम कह सकते हैं। बेसिकली E1 मैंने क्या माना है, ये है E नेट ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है ना, मैंने ये बोला कि ये क्योंकि हम एकदम सरफेस पर ही हैं, तो जस्ट सरफेस के अंदर इन सभी की फील्ड देखी जाए और जस्ट सरफेस के बाहर इन सभी की फील्ड देखी जाए, तो उसमें ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं आया होगा। मैं बोल सकता हूं कि वो फील्ड कितनी होने वाली है, E1 होने वाली है। और अब मैं मान लेता हूं कि जो छोटा सा डीएस एरिया पे चार्ज मैंने माना है, वो खुद से राइट साइड में कोई फील्ड बना रहा है E0, और लेफ्ट साइड में भी वो फील्ड क्या बनाएगा, E0। ऑब्वियसली जस्ट एकदम पास में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे हम दो चीजों की वजह से नेट फील्ड लिख रहा हूं मैंने जो छोटा सा एरिया लिया है डीएस, पहले तो मैंने उसके लेफ्ट साइड में यानी जस्ट उससे पहले कंडक्टर के अंदर इन सभी की वजह से नेट फील्ड मानी E1। तो फिर एजम्पशन लिया गया कि जस्ट बाहर भी इन सभी की वजह से जो फील्ड होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी, E1। फिर हमने कहा कि ये जो डीएस छोटा सा चार्ज हमने कंसीडर किया है, इसकी भी फील्ड अगर लिखी जाए, तो जस्ट अगर बाहर ये फील्ड बना रहा है E0, तो जस्ट अंदर भी ये फील्ड बना रहा होगा E0। अंतर बस क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड हमेशा दूर जाती हुई होती है, तो इस डीएस पे जो चार्ज है वो राइट में फील्ड तो बनाएगा बाहर की तरफ और अंदर फील्ड बनाएगा अंदर की तरफ। जबकि इन सभी की फील्ड जब हमने इस पॉइंट पे लिखी, तो जस्ट बाहर भी वो थी बाहर की तरफ और जस्ट अंदर भी वो थी बाहर की ही तरफ, क्योंकि लगभग वो पॉइंट क्या है, सेम। अब हमें कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी यूज करनी है कि ई नेट इनसाइड कंडक्टर कितना होता है। आप जानते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो अगर इन दोनों की फील्ड को अगर मैं लिखूं, अगर मैं इसे वापस से ड्रॉ करूं, ये हमारा डीएस सरफेस है, ये आपका डीएस सरफेस है, तो बाहर तो फील्ड हो गई E1 बाकी चार्जेस की वजह से, और E0 हो गई हमारे डीएस चार्ज की वजह से। अंदर देखा जाए तो E1 तो बाकी चार्जेस की वजह से सेम है, पर E0 की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स्ड है। और यही जो रीजन है, ये कंडक्टर के अंदर वाला रीजन है। तो अंदर तो फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अंदर नेट फील्ड क्या है, E1 माइनस E0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसे क्या कर देना चाहिए, 0। यहां से हमें मिलेगा E1 बराबर क्या है, E0। यानी कि इस पॉइंट से जस्ट बाहर ये सरफेस जो फील्ड बना रहा है, ये बाकी चार्जेस सभी मिलकर भी उतनी ही फील्ड बना रहे हैं। अब मैं बाहर वाले पॉइंट के लिए लिख देता हूं। बाहर वाले पॉइंट के लिए हमें पता है कि नेट फील्ड कितनी होती है किसी भी कंडक्टर के बाहर, वो मैं लिख चुका हूं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसके जस्ट बाहर अगर नेट फील्ड देखी जाती तो उसकी वैल्यू आती सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और इनकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, सेम। तो मैं लिख सकता हूं E1 प्लस E0, ये क्या हो जाना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें मिलेगा E1 बराबर E2 बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, E2 या E0 जिसे मैं बोल रहा था। तो E1 बराबर हमें मिल गया है E0 बराबर क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, यानी कि दोनों के दोनों जो छोटा सा हमने एलिमेंट कंसीडर किया वो, और बचा हुआ चार्ज जो था वो सभी मिलके सेम फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो हमने कैलकुलेट कर ली कि जस्ट बाहर क्या होगी, फील्ड। अब हम देख लेते हैं इस छोटे से डीएस एरिया पे फोर्स कितना लग रहा होगा। तो अगर मैं बोलूं फोर्स ऑन स्मॉल एरिया डीएस, तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो छोटा सा डीएस एरिया आपने कंसीडर किया था जिसपे चार्ज होगा कुछ dq, उस पे फोर्स खुद की फील्ड की वजह से तो लगेगा नहीं, उस पे फील्ड किसकी वजह से लगेगा, उस पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, बचे हुए चार्जेस की फील्ड की वजह से। तो बचे हुए चार्जेस की फील्ड dq के ऊपर जो आई है उसकी वैल्यू लगभग हमने देख ली थी, अंदर और बाहर सेम है, और उसकी वैल्यू आ चुकी है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो जो छोटा सा फोर्स dF लगने वाला है उसे आप कह सकते हो चार्ज इनटू वहां की फील्ड, जो कि है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, छोटा सा चार्ज जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया dA अपॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से आपको छोटे से फोर्स की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dA। वेक्टर फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 3D ऑब्जेक्ट के लिए
एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। बेसिकली कंडक्टर रिपल्शन की वजह से फटने की कोशिश कर रहा होगा। तो यहीं पे मैं निकाल लेता हूं क्या, dF बाय dA। तो अगर आप dF बाय dA निकाल लो तो यही तो हमें दे देगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया और उसकी वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। किसी भी कंडक्टर जिसकी सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दी गई है सिग्मा, तो उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो हो जाता है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको सरफेस एरिया पता है और आपको प्रेशर पता है तो आप फोर्स निकाल सकते हो, क्योंकि फोर्स बराबर होता है प्रेशर इंटू एरिया। अब क्या इसमें किसी को डाउट है? अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछो अभी। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर नहीं है तो इसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन दे देता हूं। पीडीएफ में यही सब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन पता हो तो फिर आप फॉर्मूला क्या यूज कर लोगे, ये तो हमने यूज कर लिया है जनरल, जस्ट पास में एक कंडक्टिंग प्लेट के। पर अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना है कहीं पर भी तो वेरिएबल के लिए अगर हमें दी हुई है, जो कि बहुत ही रेयरली होगा, तो आप फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएस को आपको इंटीग्रेट कर जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। और हमें पता है साइक्लिक का मतलब क्या हो जाता है, सारे सरफेस एरिया पर, जितने भी सरफेस एरिया पे आपको फोर्स निकालना है, आप बेसिकली क्या कर दो, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या ले ली थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं तो ये बोलूंगा कि रिजल्ट आपको यही वाला याद रखना है, ये रिजल्ट काम का है। ये तो बहुत ही रेयरली कभी काम आएगा, नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सिलेबस में मेनली ये है। और जिसको भी आवाज नहीं आ रही आप वापस से रिजॉइन कर सकते हो एग्जिट करके, उसमें मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन है, मॉड्यूल में भी है, आप ट्राई भी कर सकते हो। तो बोला गया फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेफ्ट हाफ ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑन द राइट हाफ ऑफ द स्फीयर। बेसिकली हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है जिसपे चार्ज डेंसिटी सिग्मा दी गई है। तो हमें पता है सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहते हैं किसी भी चार्ज पर, किसी भी कंडक्टर पर। तो अब यही बोला गया है कि आधा लेफ्ट वाला पोर्शन स्फीयर का कितना फोर्स लगा रहा होगा बचे हुए आधे राइट वाले पोर्शन के ऊपर। ट्राई करो जल्दी से। बताओ जल्दी। क्या आंसर आएगा? एक हॉलो स्फीयर लिया गया है और उसके आधे लेफ्ट वाले हाफ की वजह से आधे राइट वाले हाफ के ऊपर नेट फोर्स पूछा गया है। अभिरूप का आंसर है 2 पाई आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो आपने 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। एक और आंसर आया सिग्मा स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे होगा। तो बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, भले ही ये हॉलो है लेकिन आप ऐसा समझो कि आपसे आधे हाफ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है पूछा गया है। तो हमें एक चीज तो पता है कि फोर्स जो हो जाता है
वो हो जाता है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, अब मैं एरिया कौन सा लूं? तो ऐसा इमेजिन करो कि जो यहाँ पे जो छोटा सा टुकड़ा आप लोगे उस पर नेट फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? तो मैं पता है नेट फोर्स कुछ इस तरफ से लग रहा होगा। यहाँ पे जो मैं टुकड़ा लूंगा उसका नेट फोर्स कुछ यहाँ पे जो मैं लूंगा उसका यहाँ पे जो आप लोगे उसका यहाँ पे आप जो लोगे उसका पेज से बाहर आता हुआ, इस तरह से फोर्सेस लग रहे हैं। तो इन सभी के अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट्स आने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका जो वाई में कंपोनेंट आएगा फोर्स का, वो इसके वाई के कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली हर छोटे से सेक्शन का कौन सा वाला कंपोनेंट बचने वाला है? एक्स वाला कंपोनेंट बचने वाला है। तो अगर आप इस सरफेस एरिया का सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट ऐड करोगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा? आपको ये वाला एरिया मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। बेसिकली यहां से अगर लाइट गिराई जाए, लेफ्ट साइड से अगर आप लाइट गिराते हो तो राइट साइड पे आपको कैसा शेप दिखेगा? आपको एक सर्कल दिखेगा जिसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो वही हम फोर्स बता देते हैं कि नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो जाएगा प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू एरिया जो कि है पाई आर स्क्वायर। क्या किसी को कोई डाउट है कैसे हुआ ये क्वेश्चन? नहीं। तो आगे बढ़ लेते हैं आगे। अब ये टॉपिक वैसे तो कैपेसिटर का है, पर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। कैपेसिटर में यूज होगा मेनली। हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी तक हमने मेनली प्रॉपर्टीज पढ़ ली किसकी? कंडक्टर की। अब आपको प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी डाइलेक्ट्रिक की। तो ये टर्म हमने पहले पढ़ी थी। ये टर्म हमने कब सुनी थी? ये हमने सुनी है जब हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ डिफाइन किया गया कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ r इज k q1 q2 by r square where k is medium dependent। हमने कूलम्ब्स लॉ में बताया था कि k जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन होता है मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन नॉट, अगर आप वैक्यूम की परमिटिविटी की बात करो तो हमें वैल्यू मिली थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी की बात की जाए तो हमने देखा था कि वो होती है k टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जहां k को हमने बोला था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हमने ये भी कहा था कि वैक्यूम में फोर्स अगर लग रहा है F, अगर वैक्यूम में फोर्स लग रहा है किसी अरेंजमेंट में दो चार्जेस के बीच में F, तो किसी भी मीडियम में जाने पर वही फोर्स क्या हो जाता है? K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो यहां से हमें एक और डेफिनेशन भी मिल गई थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या है? वो फैक्टर है जिससे कि किसी मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है हमें वो देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो डाइलेक्ट्रिक बोला किसे जाता है? तो मटेरियल दैट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज बेटर देन इंडक्टर्स, ठीक है ना, सॉरी बेटर देन इंसुलेटर्स बट लेस देन कंडक्टर्स, ठीक है ना। यानी कि ऐसे मटेरियल, यहाँ पे इंडक्टर्स लिखा हुआ, इंसुलेटर होगा। हमें पता है इंसुलेटर जो होते हैं वो चार्ज का फ्लो नहीं होने देते, और कंडक्टर जो होते हैं वो चार्ज को बड़ी इजीली अपनी सरफेस पे फ्लो होने देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जो कि इंसुलेटर से तो बेटर फ्लो अलाउ करता है, लेकिन कंडक्टर से काफी खराब अलाउ करता है फ्लो, ठीक है। हम इसका यूज देखेंगे कैपेसिटर चैप्टर में। अभी तो बस हमें समझना है कि बेसिकली ये कोई भी मीडियम है जो कि प्योरली कंडक्टिंग नहीं है, क्योंकि एक चीज हमें याद रखनी है कि फॉर कंडक्टर्स के लिए अगर बात की जाए तो कंडक्टर्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ई नेट किसी भी मीडियम में हो जाता है ई एक्सटर्नल अपॉन के। यही हमने अभी बोला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली फैक्टर है जिससे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। और आपको पता है कि कंडक्टर्स में ई नेट कितना होता है? 0। तो अगर ई नेट 0 करना है कंडक्टर्स में तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? आपको इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। हमने क्या देखा कि डाइलेक्ट्रिक बेसिकली किसी भी मीडियम को आप बोल सकते हो जो कि क्या करे? चार्ज का फ्लो अलाउ करे बेटर देन इंसुलेटर्स
पर कंडक्टर्स के कंपैरिजन में काफी खराब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है किसी भी मीडियम का, उसकी वैल्यूज हमें ऑब्वियसली दी रहेंगी, ठीक है ना। होता क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? होता है द फैक्टर बाय विच एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड इन अ मीडियम। तो ई नेट बराबर हो जाता है ई एक्सटर्नल बाय के, और कंडक्टर्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इनका पर्पस क्या है। देखो, मान लो कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, यानी उस मटेरियल की आपने एक स्लैब बना ली है, ठीक है ना। इस स्लैब को बेसिकली किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डायपोल्स होते हैं। डायपोल्स हमें पता है, एक डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस कॉम्बिनेशन को आप नाम देते हो क्या? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है ना। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ढेर सारे डायपोल्स होते हैं, और जब नॉर्मल सिचुएशन की मैं बात करूं तो वो डायपोल्स उसके अंदर रैंडमली डले रहते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। कहीं पे नेगेटिव है, कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव का एकदम रैंडम क्या रहता है? अलाइनमेंट रहता है। आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अभिनव, तुम पूछ रहे हो वाई ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल बाई के, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जब मैंने वहां पे बताया था कूलम्स लॉ, तभी हमने देख लिया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या हो जाता है, जिस फैक्टर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और फोर्स बराबर क्या होता है? यहाँ बस चार्ज से ही तो मल्टीप्लाई करना है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स होता है। आपने देखा था कि एफ नेट किसी भी मीडियम में क्या हो जाता है? एफ जो भी हो वैक्यूम में अपॉन के, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। आपको ये याद रखना है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नेट फील्ड जो होती है वो एक्सटर्नल फील्ड अपॉन के हो जाती है, ठीक है, जो भी फील्ड क्रिएट की गई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर डायपोल जो हैं वो रैंडमली अलाइंड है। अब इसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट कर दूं, मान लो कि एक रीजन में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड है, और इसमें हमने क्या किया? इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया। तो प्रिंसिपल तो वही है कि नेगेटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग। अब ये कंडक्टर तो है नहीं, अगर ये कंडक्टर होता तो ये फ्री फ्लो करने देता इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड में, और जिसकी वजह से राइट साइड में क्या प्रोड्यूस हो जाता? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता। तो अगर ये कंडक्टर होता तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करके लेफ्ट में आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्लियर पोलैरिटी मिल जाती है, और वो पोलैरिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो नेट एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर सके। पर क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है और ये कंडक्टर जितना फ्री फ्लो अलाउ नहीं करता है, तो हम ये कह देते हैं कि जो डायपोल्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं। सिर्फ सारे नेगेटिव पार्ट लेफ्ट साइड में पॉइंट करने लग जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, और सारे पॉजिटिव पार्ट राइट साइड में अलाइन हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। इसकी वजह से हम ये कह देते हैं कि उस मीडियम के अंदर डायपोल अलाइनमेंट की वजह से, यहां पे हमने क्या कह दिया? डायपोल्स क्या हो गए हैं? अलाइंड। तो इस मीडियम के अंदर डायपोल्स के अलाइनमेंट की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, हल्का सा। ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि एक्सटर्नल फील्ड को क्या कर सके? कैंसिल आउट कर सके, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो है। तो अगर आपने बाहर एक फील्ड लगा रखी थी जिसे मैं बोल देता हूं ई एक्सटर्नल, तो ऑब्वियसली वो अंदर तो जाएगी, कंडक्टर में भी जाती थी वो तो, पर कंडक्टर उसे कैंसिल आउट कर देता था। अब मैं मान लेता हूं इन इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है ई इंड्यूस्ड, तो हम कह सकते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में नेट फील्ड जो होगी वो हो जाएगी ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड। समझ आ रही बात? अब एक चीज आप जानते भी हो कि किसी भी मीडियम में ई नेट जो होता है किसी भी मीडियम के लिए वो हो जाता है ई एक्सटर्नल अपॉन के। तो ई नेट की जगह पे मैं यही रख देता हूं, मैं रख दूंगा ई एक्सटर्नल अपॉन के इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी कि ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1 बाय के। तो अगर आप किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख देते हो, तो उसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
उसकी वैल्यू हो जाती है ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1/k। क्या इसमें किसी को डाउट है? आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। डाइलेक्ट्रिक बस एक मीडियम है जो कि क्या कर रहा है, थोड़ा बहुत चार्ज को इंड्यूस होने दे रहा है अपने सरफेस पर, जिसकी वजह से हल्की सी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और वो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को क्या कर देती है, कम उस मीडियम में। तो इस कारण की वजह से हम कहते हैं किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। क्या कोई डाउट किसी को? यहीं पे अगर हमसे कोई पूछ ले कि चार्ज डेंसिटी कितनी इंड्यूस हुई होगी, ठीक है ना, तो वो भी हम बता सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि कितनी चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है, तो क्योंकि आप देख सकते हो अगर इस तरह की स्लैब हमने ली है, इस तरह की स्लैब अगर मैंने ली है और उस पर एक साइड नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और एक साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, और ये जो सेपरेशन है डी, मैं अगर बोल दूं कि डी इज स्मॉल, ठीक है ना, आप ऐसा मानो कि ये आपकी स्लैब है और मैं कह देता हूं कि इस पे नेगेटिव सिग्मा इंड्यूस इस तरफ है और पॉजिटिव सिग्मा इंड्यूस इस तरफ है। इंड्यूस चार्ज की डेंसिटी बोल देता हूं मैं इसे, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या की है, इंड्यूस की है इधर, और ये है हमारा ई एक्सटर्नल। हमें वैल्यू मिल चुकी है कि ई इंड्यूस जो होगा वो हो जाएगा ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1/k, ठीक है ना। अब आपको एक चीज पता है कि किसी भी मीडियम में बेसिकली, अब ये मीडियम है आपके पास, ठीक है ना, और यहां पे क्या रखा हुआ है, सारा का सारा चार्ज। तो ये किस तरह से बिहेव करेगी, ये एक प्लेट की तरह बिहेव करने वाली है, एक इन्फाइनेटली लार्ज प्लेट की तरह बिहेव करेगी। अगर ये जो मीडियम है इसकी थिकनेस को मैं कैसा मान लू, स्मॉल मान लू, तो आप ऐसा मान सकते हो क्योंकि इनके बीच की सेपरेशन बहुत ही कम अगर मान ली जाए, यानी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर कम मान ली जाए, तो ये जो सरफेस है एक साइड वाला, ऐसा लगेगा कि एक लार्ज प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव सिग्मा इंड्यूस्ड है। सिमिलरली राइट साइड वाली प्लेट लगेगी, ये एक लार्ज प्लेट है जिसपे की पॉजिटिव सिग्मा इंड्यूस्ड है कि नहीं। और इनके बीच में हमें मिल चुकी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी वैल्यू है ई इंड्यूस्ड, ठीक है ना। आपको यह भी पता है कि कोई भी प्लेट अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगी उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी तो तुम पूछ रहे हो प्लेट या शीट, तो एक ही बात है, यहाँ पे एक साइड पे चार्ज है, प्लेट बोलो या शीट बोलो, यहाँ पे एक ही साइड पे चार्ज है, तो फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रही होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि अगर मैं शीट बोलूंगा तब भी वही रिजल्ट आता है और प्लेट बोलूंगा तब भी मैं एक ही साइड पे चार्ज डेंसिटी बोल रहा हूँ, तो वही रिजल्ट आने वाला है। तो इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बता सकते हैं सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली पॉजिटिव वाले की वजह से भी आप इस तरह बता सकते हो सिग्मा आई बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो आप कह सकते हो 2 इंटू सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वल होना चाहिए ई इंड्यूस्ड जो कि है ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1/k। यहां से हमें इंड्यूस चार्ज की जो डेंसिटी मिल जाएगी उसकी वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई एक्सटर्नल 1 माइनस 1/k। तो ये है इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला ऑन दी साइड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो भी आपने स्लैब यूज की है उसकी साइड पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है उसका फॉर्मूला। कोई डाउट इसमें? डायरेक्शन सेम कैसे हुआ बेटा, अभी तक अगर ये डाउट है इसका मतलब आप चैप्टर समझ नहीं रहे हो, आप वापस से पढ़ना स्टार्ट करो। नेगेटिव वाली प्लेट खुद की तरफ फील्ड बनाएगी, पॉजिटिव वाली खुद से दूर फील्ड बनाएगी, ये तो एकदम बेसिक सी चीज है, ये तो डाउट होना ही नहीं चाहिए कुछ भी कर, ठीक है ना। तो ये हो गया एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम कैसे नेट फील्ड निकाल सकते हैं और कैसे इंड्यूस चार्ज निकाल सकते हैं। अब अगली टर्म आती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर आप इमेजिन करो हो क्या रहा है, तो हमारे पास एक डायपोल है
और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो उसने उसे अलाइन कर दिया। मान लो ये आपकी ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगाएगी इस तरफ F, जिसकी वैल्यू भी आप जानते हो, ये अगर Q होगा तो Q इंटू E, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगी इस तरफ F। अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो मैं कह सकता हूं कि F नेट ऑन डायपोल, जितने भी डायपोल्स भरे होंगे इस मीडियम में, सभी पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। डायपोल्स पे नेट फोर्स 0 होगा, लेकिन डायपोल के अंदर बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो रहा होगा। आप ऐसा इमेजिन करो कि आपको कोई दोनों तरफ से खींचे इक्वल फोर्स से और काफी ज्यादा फोर्स से, तो ऑल्दो हमारे ऊपर नेट फोर्स 0 है, पर समस्या तो है ना, ठीक है ना, काफी ज्यादा टेंशन क्या हो रहा होगा? जनरेट हो जाएगा किसके अंदर? इस डायपोल के अंदर, क्योंकि इस पे दो इक्वल ऑपोजिट फोर्स लग रहे हैं जो कि इसे दूर दूर ले जाना चाह रहे हैं, तो इसमें काफी ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये जो फोर्सेज लग रहे हैं इनकी वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। अब एक लिमिट होती है किसी भी डायपोल के स्टेबल होने की। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो डायपोल क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। इसे बोला जाता है ब्रेकडाउन ऑफ द डायपोल। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डायपोल झेल सकता है बिना टूटे, उसे आप बोल देते हो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। तो बेसिकली द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डायपोल कैन विथस्टैंड, ठीक है ना, दैट अ डायपोल कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो कुछ मटेरियल के डायपोल जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकते हैं, और कुछ मटेरियल के जो डायपोल होते हैं वो वीक होते हैं, वो नहीं झेल सकते। समझ आई बात? तो ये तो हो गई है सीधी सीधी किसकी प्रॉपर्टी? मटेरियल की प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती क्या है बस आपको ये पता होना चाहिए। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बेसिकली हम उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं जो कि कोई भी डायपोल बेयर कर सकता है बिना टूटे, ठीक है ना। अब इसी में पूछ लिया जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। जो अगली चीज है आप इसी में पूछ लेते हो, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमें एक चीज समझ आ गई कि अगर हमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दी हुई है तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो फिक्स होगा, क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेकिन मान लो कि आपने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज की है उसकी थिकनेस है कुछ D, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पर बैटरी लगाना चाहता हूं, ऐसे इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के दोनों तरफ मैंने क्या किया है? बैटरी लगा दी है। थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया नहीं है तो अगले चैप्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस ले आओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फ्लो करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये लो पोटेंशियल। मान लो इस बैटरी लगाने की वजह से इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई E, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कितनी मैक्सिमम वोल्टेज की बैटरी आप इस डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस लगा सकते हो ताकि ये ना टूटे। समझ आई बात? द मैक्सिमम वोल्टेज that a dielectric slab can bear without breaking is called breakdown voltage of the dielectric। तो किसी भी डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन वोल्टेज किसे बोला जाएगा? वो वोल्टेज जो कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब सह सकती है बिना टूटे, उसे कह सकते हैं उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो आपको पता है कि ये टूटेगा तब जब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल हो जाए, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बस ये हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा, जिसे यहां पे ले रखा है हमने V, उसकी वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको पता है यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जानी चाहिए? इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इक्वल हो जानी चाहिए, इंटू D। क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जानी चाहिए इसे तोड़ने के लिए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इक्वल, और इंटू डिस्टेंस कितना है? D, वही तो इक्वल हो जाएगा बैटरी का वोल्टेज।
तो ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला किसे गया? द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस अ डाइलेक्ट्रिक विदाउट ब्रेकिंग इट इज कॉल्ड इट्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसकी वैल्यू कितनी आई? वो आई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू विड्थ। ठीक है ना? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी है? यह है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि ब्रेकडाउन वोल्टेज ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो आप ये कह सकते हो कि ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल तो है ही है, साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी या डिपेंड्स ऑन, आप ये कह सकते हो डिपेंड्स ऑन थिकनेस ऑफ स्लैब। ठीक है ना? ये स्लैब की थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब देख सकते हो जितनी ज्यादा स्लैब की थिकनेस होगी उतना ज्यादा उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा। समझ आ रही बात? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कुछ नहीं है, बेसिकली वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनटू थिकनेस ऑफ स्लैब हो जाता है। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी तो है ही है, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, पर ये उसके डायमेंशंस पर भी डिपेंड कर जाता है। जितनी बड़ी स्लैब होगी उसे ब्रेक करने के लिए उतना ही ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको लगाना पड़ेगा। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? ठीक है ना? यही चीज यहाँ पे लिख दी थी मैंने। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम। मंटू जी का डाउट है डायपोल ब्रेक होगा तो क्या होगा? डायपोल ब्रेक होगा तो तुम्हें काफी दुख होगा। ठीक है ना? आगे चल के तुम्हें समझ आएगा डायपोल का यूज क्या है। डायपोल हम यूज करते हैं कैपेसिटर बनाने के लिए। अगर आप किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हो, अगर आपने भर दिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैपेसिटर एक डिवाइस है चार्ज स्टोर करने के लिए। अगर डाइलेक्ट्रिक ही ब्रेक हो जाएगा तो उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी और चार्ज फ्लो करने लग जाएगा, यानी कि करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ आए? तो आप चार्ज स्टोर नहीं कर पाओगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तो फिर फायदा क्या हुआ? इसलिए आप ब्रेक नहीं करना चाहते हो डाइलेक्ट्रिक को कभी भी। ठीक है, पहला क्वेश्चन जल्दी से कर लो। फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 7.5 सभी लोग आंसर बता रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे बस हम। ई इंड्यूस्ड, ये हो जाएगा ई एक्सटर्नल 1 - 1/k, यानी कि 10 1 - 1/4, यानी कि 7.5 न्यूटन पर कूलम। अगली चीज आपको इसी की चार्ज डेंसिटी बतानी है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड बेसिकली क्या हो जाएगा? 7.5 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूले में पुट करना था बस। ठीक है ना? फॉर्मूले में पुट करना है बस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट है। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब इज, हर स्लैब के मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको दी गई है 5 न्यूटन पर कूलम। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द सेटअप। और एक सेटअप दिया गया है। एक बार तो 3 स्लैब्स को एक के बाद एक रखा गया है, और एक बार 2 स्लैब्स को एक के ऊपर एक रखा गया है, और बैटरी जो हम लगा रहे हैं वो इनके अक्रॉस लगा रहे हैं। तो दोनों केसेस में आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितने वोल्ट की बैटरी आप लगा सकते हो। बेसिकली इस पूरे सेटअप का ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें बताना है। ठीक है ना? तो सेटअप का ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन ये पार्ट में ये दिया हुआ है कि बैटरी और 3 स्लैब्स लगाई गई हैं।
सब में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आएगा। तो सीरीज और पैरेलल समझ के कर सकते हैं क्या, कोई पूछ रहा है? अगर आपको आता है तो बिल्कुल कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या देख सकते हैं, ये कितना सह सकता है वोल्टेज, ये आप देखो। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। जो भी वोल्टेज आप यहाँ पे लगाओगे, कुछ इसके अक्रॉस आएगा, कुछ इसके अक्रॉस आएगा, कुछ इसके अक्रॉस आएगा, डिवाइड होगा वोल्टेज इन तीनों में, ठीक है ना। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसे मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसका डिस्टेंस, थिकनेस है 0.01, ठीक है ना। प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने दो 5 और इंटू 0.02, और प्लस इसके क्रॉस भी मैक्सिमम आ जाने दो, जो कि हो जाएगा 5 इंटू 0.04, ठीक है ना। यहां से आपको मिल गई है कि नेट वोल्टेज की जो वैल्यू हो जानी चाहिए वो क्या हो जानी चाहिए, ये हो गया 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.05, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0.35 वोल्ट। तो मैक्सिमम आप 0.35 वोल्ट इस सेटअप के अक्रॉस लगा सकते हैं, ठीक है। जल्दी से सेकंड सेटअप कर लो। तो ये समझ आ रहा है कि अगर एक लाइन से लगे हुए हैं तो हम समझ ही रहे हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाने दो, क्योंकि सब में सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, और कितना कितना वोल्टेज उनके अक्रॉस आ सकता है उस तरह से इनको रख दो, क्योंकि सब में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होने वाली है। अगले पार्ट में 2 स्लैब्स हैं, दोनों की लेंथ जो है वो अलग अलग है। यह है 4 सेंटीमीटर और यह है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें कितना लगाया जा सकता है? तो इसमें एक बात फिक्स है कि जो भी बैटरी में वोल्टेज आप लगाओगे वही इसके अक्रॉस आएगा और वही इसके अक्रॉस आएगा। अब ये जो मैक्सिमम सह सकता था, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आएगा आपके पास 0.04 इंटू 5, यानी कि 0.2 वोल्ट, ठीक है ना। और ये जो मैक्सिमम सह सकता है वो हो जाएगा 0.06 इंटू 5, यानी कि 0.3 वोल्ट। तो ये सह सकता है 0.3 वोल्ट, ये सह सकता है 0.2 वोल्ट। तो हमें कितना लगाना चाहिए ताकि दोनों ना टूटें? कॉमन सेंस की बात है, कितना लगा देना चाहिए आपको? 0.2 वोल्ट, क्योंकि 0.2 लगाओगे तो ये तो खुश है ही है और इसका भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये तो 0.3 तक सह सकता है। और आपने 0.3 लगा दिया तो इसका तो चल जाएगा काम, पर इसकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? 0.2 वोल्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया है जिसका K3 है, उसको एक कंडक्टिंग शीट जो कि लार्ज है उसके सामने रखा गया है। फाइंड द मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट फॉर विच द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर कूलम डज नॉट ब्रेक, ठीक है ना। तो ये शीट ब्रेक ना हो इसके लिए मैक्सिमम सिग्मा कितना दे सकते हैं हम इस शीट को? रुद्रायन तुम पूछ रहे हो फर्स्ट वाले में ऐड क्यों किया वोल्टेज? क्यों किया मतलब
जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगी, आप ऐसा देख रहे हो, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आएगी वो सेम ही आने वाली है, और इनके अंदर भी जब वो जाएगी तो सेम ही जाएगी। मान लो आपने एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड लाई ई, तो अंदर ई बाई के ही जाने वाली है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से जा रही है ई, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया होगा? इतना। इसके अक्रॉस कितना आया होगा? इतना। इसके अक्रॉस कितना आया होगा? इतना। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? इन तीनों को ऐड कर दो सिंपली, क्योंकि आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चल रहे हो ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर क्या होना चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्रॉप ही, अगर तुम ये सोच रहे हो ये गैप, तो ये नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, गैप नहीं मानना है, तीनों लगभग चिपके हुए हैं। तो मैं इस डायरेक्शन में चला तो नेट ड्रॉप कितना कितना आता जा रहा है, बस मैंने वो कैलकुलेट कर लिया और इन तीनों को मैंने जोड़ दिया, तो वही तो टोटल ड्रॉप होगा जो V1 होना चाहिए। समझ आया या डाउट है? बताओ। करो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन। तो अभिरूप का आंसर आ गया 300 एप्सिलॉन नॉट और 4/3 वोल्ट। ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसमें, मान लो कि आपने इसे सिग्मा दे दिया है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा वो आपको पता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही क्या हो जानी चाहिए? मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी आपको निकालनी है, तो यही क्या हो जानी चाहिए? उसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ हो जानी चाहिए। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यही हो जानी चाहिए ब्रेकडाउन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जिसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? 100। ठीक है ना। यहां से हम निकाल सकते हैं सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट। किसी को कोई डाउट? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आप लगा सकते होगे वो कितनी हो जाएगी? अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? यहाँ पे निकालना था फाइंड द मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी इन द शीट। शीट की मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी बतानी थी फॉर विच द स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डज नॉट ब्रेक। तो ये तो आंसर हो जाएगा। अभिरूप तुम पूछ रहे हो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी नहीं है बेटा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछी गई होती तो आप लिख सकते थे कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? हो जाती है ई एक्सटर्नल बाय के। तो पहले आपको ई एक्सटर्नल तो निकालना पड़ेगा ना। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इट कैन विथस्टैंड। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो डाइलेक्ट्रिक सह सकता होगा उसे उसकी क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको पहले से दे दी गई है कि कितनी होनी चाहिए? 100। तो आप क्या लिख दोगे? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाना चाहिए? 100। ठीक है ना। अब यहीं पे अगर पूछ लिया जाए फाइंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारे पास कितना आ जाएगा? वो सिंपली क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कि आपको दी गई है 100 और इनटू सेपरेशन जो कि कितना है? 0.02। कितनी आ गई वो? 2 वोल्ट। डिस्चार्ज बोला किसे जाएगा? ये बोला जाता है कि अगर हम एक चीज देख चुके थे कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और वो यूनिफॉर्म शेप का है तो उसके ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन अगर आपके पास एक इरेगुलर शेप की ऑब्जेक्ट है तो फिर उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि आप कह सकते हो कि चार्ज डेंसिटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है ना। यानी जितना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही कम है तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसी होगी? ज्यादा होगी।
और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर मैं बोल दूं सिग्मा 2 है तो सिग्मा 2 विल बी लेस देन सिग्मा 1। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो आपको याद क्या रखना है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज डेंसिटी इज वेरी हाई एट द कॉर्नर, ठीक है ना। कॉर्नर यानी कि स्मॉल रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ऐसा सोच के देखो कि अगर आप एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास एक शार्प ऑब्जेक्ट लेके जाओ, ये आपको वीडियोस में मिल जाएंगे नेट पे, ठीक है ना। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है ना, उसके पास अगर आप एक हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके जाओ जो कि इस तरह से शार्प हो, ऐसा मान लेते हैं हम, तो जो दूसरी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट हम लाए हैं वो हाईली चार्ज है, पहली बात तो उस पर ढेर सारा चार्ज है, और वो कैसी है, शार्प है। अगर आप शार्प वाली एज को इसके पास लेके आओगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए चार्ज डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी कहां पे, इस जगह पे। तो क्योंकि हम इन्हें बहुत पास लेके आ गए हैं तो ऐसा देख सकते हैं कि यहां पर भी चार्ज डेंसिटी, बेसिकली नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑपोजिट चार्ज, यहां पर भी चार्ज की डेंसिटी कैसी हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है भारी मात्रा में, वो यहाँ पे क्या इंड्यूस कर लेगा, ढेर सारा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ चुका है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होती है, जनरेट हो जाती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, और क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपने इसको चार्ज करना शुरू कर दिया, आप चार्ज करते जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और एक समय आएगा कि ये जो मीडियम होगा बीच में, जो भी वातावरण है, पानी है, हवा है, उसमें जो भी डायपोल्स हैं उन पे जो फोर्स लग रहा था वो उनकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या कर जाएगा, ओवरकम, और डायलेक्ट्रिक्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जब डायलेक्ट्रिक्स ब्रेक हो जाते हैं उस समय पर हम कह देते हैं कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आपको बिजली चमकती हुई सी दिखेगी अगर हम ऐसा करते हैं। तो अगर हमारे पास एक हाईली चार्ज ऑब्जेक्ट हो और आप एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके बहुत पास ले जाके रखो, तो आपको इनके बीच में लाइटनिंग दिखाई देगी, जो कि ये शो करती है कि वहां पर मीडियम के जो डायपोल्स हैं वो क्या हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, और एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर रहे हैं दूसरी ऑब्जेक्ट में। तो ये जो डिस्चार्ज होता है इसे हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है ना। इसका यूज क्या है, इसका यूज है कि मान लो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अगर आपने देखी होंगी, तो उन बिल्डिंग्स के रूफ के ऊपर मेटल का एक एंटेना टाइप बनाया जाएगा, या कैनोपी बोलते हैं जिसे, ठीक है ना। इस तरह का कुछ शेप होता है कैनोपी। वो इसलिए होता है कि अगर आसमान से बिजली कभी गिरती है तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्जेस कहाँ स्ट्राइक करने के हों, इस जगह पे स्ट्राइक करने के हों। इसकी ऑब्वियसली अर्थिंग की जाती है ताकि सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो भी इसके ऊपर गिरे वो फ्लो करके कहाँ चली जाए, अर्थ में चली जाए, ना कि बिल्डिंग में जहाँ की लोग हैं। समझ आ रहा है रुद्रांश? शार्प होने का सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? शार्प होने का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये शार्प है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, बहुत ही स्मॉल होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ही स्मॉल होगा तो सिग्मा बहुत ही हाई होगा। अगर सिग्मा बहुत ही हाई होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी और वो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ओवरकम कर पाएगी और डायलेक्ट्रिक मीडियम को ब्रेक कर पाएगी, ठीक है ना। तो ये लॉजिक है। तो इस प्रिंसिपल को यूज किया जाता है बेसिकली बिल्डिंग वगैरह को बचाने के लिए, ठीक है। आप छत पे इस तरह का बना दो तो लाइटनिंग जो आएगी वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, और अगर आपने वायर बना रखा है अर्थ में जाने के लिए तो यहाँ से फ्लो करती हुई कहाँ चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। इस फिनोमेना को बोला जाता है कोरोना डिस्चार्ज। इसे लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं क्योंकि लाइटनिंग को पकड़ रहा है, ठीक है। बस इंफॉर्मेशन के लिए था। अब इसी पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अगर आप कार में बैठे हुए हो और मान लो कि बाहर तूफान आ गया है और बिजली गिर रही है इधर उधर, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कार में ही बैठे रहना चाहिए। स्टेटमेंट सही है या गलत है? आपको ये अज्यूम करना है कि आपकी कार मेटल की है और उसमें व्हील नहीं है, ठीक है ना। अगर व्हील होंगे फिर तो सही है, वो तो इंसुलेटेड है। तो महक ने कहा है कि वो कार में बैठे रहेंगे भले कितनी भी बिजली गिरे। मंटू ने कहा नहीं, वो कार से निकल जाएंगे और खुले वातावरण में खड़े हो जाएंगे ताकि बिजली को गिरने का रास्ता मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहा है सबको? क्या करना चाहिए अगर आप एक कार चला रहे हो और बिजली गिर रही है इधर उधर, तो आपको क्या करना चाहिए? जमीन पर लेट जाएंगे। रोहन कह रहे हैं कि उस
जमीन जमीन पे लेट जाओगे तो उससे क्या होगा, बिजली तुम्हें देख नहीं पाएगी। बात सही है, हाँ सही बात, ठीक है ना। तो आंसर आता है कि इसका क्राउच डाउन इन एन ओपन एरिया। खैर इस क्वेश्चन अब मुझे नहीं पता लोगों को क्या क्या कहाँ कहाँ से आ रहा है ये सब। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि आपको कार के अंदर बैठा रहना चाहिए। उसका दो रीजन है। एक रीजन ये बोला जा सकता है कि अगर आपकी कार एक कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है, तो अगर आप उसके अंदर बैठे हुए हो तो आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी। ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नहीं आ सकती। तो क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकती तो कोई चार्ज फ्लो होता हुआ भी नहीं आ सकता और आपसे चिपक नहीं सकता, तो आप बिजली के झटके से बच जाओगे। और दूसरी चीज ये है कोरोना डिस्चार्ज वाली चीज, बिजली के ज्यादातर फ्लो होके जाने का जो रास्ता होगा वो किधर से हो जाएगा, कंडक्टर यानी कि शेल से। अगर आपकी कार शेल है, एक हॉलो शेल की तरह है, तो बिजली बाहर से चली जाएगी। ठीक है ना। कुणाल का डाउट है कार में ग्लास नहीं होगा क्या? बेटा ग्लास ग्लास तो पता नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने सुना था कहीं, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए क्वेश्चन तो वो ये है कि एक मेटेलिक कंडक्टर के बीच में आपको खड़े रहना चाहिए क्या या नहीं चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज का प्रिंसिपल यूज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये यूज हो रहा है कि अगर आपके पास एक मेटेलिक रास्ता है बिजली के फ्लो करके जाने के लिए, तो वो वहां से फ्लो करके जाएगी। दूसरी चीज, क्योंकि हम कार के अंदर बैठे हुए हैं तो हमारी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो रही है, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो मंटू की कार इंसुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अगर हम नैनो उठा के घूम रहे हो तो। पर अच्छी क्वालिटी की कार होगी तो मेटल वेटल होगा उसमें थोड़ा बहुत। हाँ, दूसरा कोई पूछ रहा है कि अगर हम मेटल के कांटेक्ट में होंगे तो क्या होगा। आप अर्थ के कांटेक्ट में नहीं हो ना, तो अर्थ में जाना पसंद करेगी, आप में जाना क्यों पसंद करेगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप मेटल के कांटेक्ट में भी हो और अंदर की साइड पे हो तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। करंट को जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। ठीक है, हम जब जमीन पे खड़े होते हैं, मान लो कि आप इस तरह से खड़े हो और बिजली आपके सर पे गिरती है तो आप मर जाते हो। क्यों? क्योंकि बिजली फ्लो करके अर्थ में जाना चाहती है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मान लो कि आप इस तरह से खड़े हुए हो और करंट के पास दो रास्ते हो, ह्यूमन बॉडी हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, तो यहाँ जाना पसंद करेगी या कंडक्टर में फ्रीली फ्लो करके जाना पसंद करेगी। तो हम कह सकते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से फ्लो कर जाएगी, कंडक्टर से फ्लो कर जाएगी। ठीक है ना। तो ये ऐसे ही ऑफ टॉपिक एक चीज थी। अब ये वही सिंपल क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं जिसमें हम पढ़ चुके हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। जल्दी से ट्राई कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड आउटसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर से बाहर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स पूछा गया है। बेसिकली एक न्यूट्रल स्फीयर है कंडक्टर, और उसके अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको तो बताना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। उस प्लस क्यू चार्ज से दूरी जो दी गई है +2q की, वो r दी गई है। ठीक है ना। तो ये कल वाले टॉपिक पे ही बेस्ड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टर हो गया, कोई रैंडम कैविटी दी गई है, उसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा गया है, उसके सेंटर से 2q की दूरी r दी गई है, और जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल R है। ठीक है ना। और इसमें एक चीज और चाहिए होगी, वो चाहिए होगी इसके सेंटर से +2q की दूरी, तो वो मैं बोल देता हूँ कुछ x है। तो इस x के टर्म्स में बता दो आप आंसर, या x के टर्म्स में या r के टर्म्स में, जो भी गिवन डेटा है उसके टर्म्स में। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 2kq² ओके। नेट फोर्स 0 होगा कोई बोल रहा है। तो ये कल वाले प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। ठीक है ना। क्या है प्रिंसिपल?
वो ये है कि कैविटी के अंदर हमें पता है यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, तो यहाँ पे इंड्यूस क्या हो गया होगा भाई, यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो गया होगा। तो इस क्यू और इस माइनस क्यू का नेट फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ है तो इसकी सरफेस पर बाहर क्या इंड्यूस हो गया होगा, प्लस क्यू, है कि नहीं है। तो इस प्लस क्यू की वजह से आपको बताना है फोर्स यहाँ पे कितना होगा। तो इससे तो हम कंसंट्रेटेड कहाँ मान लेंगे, सेंटर पे, और इसके ऊपर जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये हो गई फील्ड, और इंटू 2q, तो 2k/q² बाय x², ये आ जाएगा फोर्स। ठीक है, फाइंड द चार्ज इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस माइनस क्यू। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने पहले नोट्स बनाए थे इसलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A charge q is placed not at the center but inside the cavity of a neutral conductor. Find the charge induced on the inner surface of the cavity and outer surface of the sphere. आपको बताना है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, पढ़ चुके हो तो पहले, ठीक है। वही यहाँ पे कोई भी कैविटी आपने सेंटर पे नहीं भी रखा है, कहीं भी रखा है प्लस क्यू, तो कैविटी में अंदर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, माइनस क्यू, और कैसा आएगा, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन बाहर जो चार्ज आएगा प्लस क्यू, उसे अंदर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है, बाहर कोई डिस्टर्ब करने के लिए है नहीं, तो बाहर आ जाएगा प्लस क्यू, और कैसा आएगा, यूनिफॉर्म।